स्टूडेंट्स, ये अपना फंक्शंस का फर्स्ट लेक्चर है। तो पहले हम लोग फंक्शंस के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लेंगे। वो उसके बाद हम लोग सम्स पे जाएंगे, सम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक्सरसाइज के सम्स वगैरह या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग टर्म्स वगैरह देख लेते हैं कि होता क्या है, कि फंक्शन क्या होता है। और तो फंक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन और मैपिंग, फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम एफ, सॉरी, अ फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसको हम लोग नोटेशन में ऐसे भी बोलते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन which associated for each element x in A a unique exactly one element y in B। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, जब तक रिलेशन नहीं पता होगा तब तक हम लोग ये फंक्शन के डेफिनेशन को एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे। तो रिलेशन को समझने के लिए एक दो सेट ले लेते हैं हम लोग, ए एंड बी। ओके, तो सेट ए में मान लो 1 और 2 ये दो एलिमेंट्स है। सेट बी में मान लो एलिमेंट है ए। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इसके बाद ए क्रॉस बी लिखेंगे। ओके, सो ए क्रॉस बी में कैसा होता है, पेयर वाइज एलिमेंट मिलता है। यहाँ पे देखो ए पहले है तो सेट ए का एलिमेंट मिलेगा, उसके साथ में सेट बी का एलिमेंट मिलेगा। ओके, सो 1 विथ ए एंड फिर यहाँ पे देखो 2 विथ ए। तो ये क्या हो गया हमारा, ए क्रॉस बी हो गया। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट होता है, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। और हम लोग को जो एलिमेंट मिलता है रिलेशन में वो कैसा मिलता है, पेयर वाइज मिलता है। तो ये हमारा रिलेशन है। तो अभी रिलेशन तो बता दिया, अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन देखो, फंक्शन और मैपिंग, फंक्शन या फिर मैपिंग। फंक्शन को हम लोग एफ लिखते हैं शॉर्ट में, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, फंक्शन ए टू बी इज अ रिलेशन। ये जो हमारा एफ है वो क्या है, एक तरह का रिलेशन है। वो कैसे है, विच एसोसिएटेड फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए। कैसा होगी, जो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट एक्स है जो कहाँ पर है, ए में है, अ यूनिक एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन वाई। मतलब एक्स क्या होगा, एक्स के लिए एक यूनिक वाई होगा जो कहाँ पे होगा, बी में होगा। ओके, हम लोग एक मैपिंग देख लेते हैं। ओके, मैपिंग से मैं तुम लोग को बता देता हूँ। 1 2, ये ए है, ये हमारा बी है, समझो ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे से ये ए जो है वो 2 को मैप हो रहा है, बी जो है, सॉरी, ए 1 को मैप हो रहा है, बी 2 को मैप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये हमारा एक्स है और वाई है, तो यहाँ पर एक्स किससे एसोसिएटेड है, वाई से कैसे एसोसिएटेड है, फॉर ईच एक्स देयर बिलोंग्स टू सम एलिमेंट विच इज इन बी। ओके, तो इस तरह से अगर कुछ होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फंक्शन बोलते हैं। Then the element y is expressed as y is equals to f of x। मीन्स हम लोग यहाँ पे जो f है, मीन्स f of x is equals to y लिखते हैं हम लोग। ये समझा भी करेंगे तो और अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा। ओके, अभी अभी हम लोग देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने आगे कोई खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो भी खड़ा है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इस मिरर पे बनेगा। तो मान लो ये हमारे लिए क्या है, सेट ए है और सेट बी है। तो कैसा होता है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो वाई, वाई कहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, बी में हमारा वाई है,
और x कहाँ पर है, a में है। तो क्या बोल रहे हैं, y इज इमेज ऑफ x, मतलब जो भी x है उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इस b पर बन रहा है। तो y इज इमेज ऑफ x अंडर f, जो हमारा फंक्शन है। f इज ऑल्सो कॉल्ड मैप और ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग का शॉर्ट फॉर्म मैप, या फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ओके, इफ सच अ फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब ये जो डेफिनेशन हम लोग ने देखा, अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देन ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, मतलब ये पहला वाला इज डोमेन, एंड ये जो बी है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन ऑफ एफ। ओके, इसके बाद हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप में क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले है वन वन, वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। नाम है, वन वन बोलो, वन टू वन बोलो और इंजेक्टिव, तीनों में से कोई भी एक नाम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फंक्शन है। तो हमेशा याद रखना कि जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वही तो यहाँ पर हो एप्लीकेबल होगी ही होगी। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं वन टू वन के लिए, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be वन वन if different elements of a have different images in b। अगर a के जो एलिमेंट है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, दो दो अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल है और ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्या बताने वाला हूँ, यहाँ मान लो ए ले लिया मैंने, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे वन और यहाँ पे टू ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन को ए मैप, ए मतलब वन को मैप हो रहा है, और बी किसको मैप हो रहा है, टू को मैप हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक्स में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए क्या बन रहा है, एक यूनिक इमेज बन रहा है। कहाँ पर, ये वाई पर। ठीक है, वाई पर क्या बन रहा है, एक्स का एक यूनिक इमेज बन रहा है। इमेज देखो, ए के लिए वन है और बी के लिए टू है, दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर वो फंक्शन तो है बट वन वन नहीं है। ओके, ये वन ले लिया, ये टू ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वन का इमेज है और बी का इमेज, दोनों, ए के लिए भी इमेज वन है, बी के लिए भी इमेज वन है। ये फंक्शन तो है बट ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन वन फंक्शन में क्या बोला है कि जितना भी एक्स में एलिमेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी का वाई पर। ओके, यहाँ पर एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे देखो ये केस में क्या हो रहा है, यूनिक इमेज नहीं है, ए का इमेज वन है और बी का इमेज भी वन है। तो इस टाइप का ये तो फंक्शन है बट ये वन वन नहीं है। तो वन वन के लिए क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज y में प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे वन वन। ठीक है, अभी मान लो हमने क्या बोला कि ये जो है वन जो है वो a का इमेज है। ओके, सो वन इज इमेज ऑफ a। अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये जो है वन क्या है, इमेज ऑफ ए है। बट अगर हम लोग रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मीन्स अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इन बी हैज प्री इमेज एक्स इन ए, मतलब जिसकी इमेज बन रही है वन, वन किसकी इमेज है, ए की इमेज है। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ वन। ठीक है, सो इमेज और प्री इमेज इस तरह से दो चीजें होती है। ओके, अभी हम लोग दूसरा टाइप का फंक्शन देख लेते हैं, क्या है वो फंक्शन। तो फंक्शन है ऑन टू। ओके, तो ऑन टू देख लेते हैं, ऑन टू फंक्शन। ओके, सो ऑन टू फंक्शन में क्या है, अ फंक्शन एफ ए टू बी is said to be on to if every element of y in b is an image of some x in a। ओके, तो इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैप के थ्रू ही देख लेते हैं। तो मान लो ये ए बी वन टू।
ओके। तो क्या होगा, हमने एक एग्जांपल देखा था जहां पर क्या था, ये देखो इस तरह का एग्जांपल अभी देखा था। ये फंक्शन है बट ये वन वन नहीं है। ये ऑन टू है क्या, ऑन टू क्या कहता है कि जितने भी y में एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। कहाँ मतलब किसी न किसी के इमेज होने चाहिए सारे y। लेकिन यहाँ पे देखो टू छूट रहा है जिसका जो किसी का इमेज नहीं है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वन, यहाँ पे टू। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ए का इमेज वन बन रहा है, बी का इमेज भी वन बन रहा है, और टू जो है मतलब सी का इमेज क्या बन रहा है, टू बन रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि वाई, वाई जो है ना वो किसी न किसी का इमेज होना चाहिए एक्स में, मतलब एक्स का ही इमेज वाई पे बनेगा, तो वाई किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। ठीक है, सिंपल से देख लेते हैं वन वन क्या है। अगर एक्स एलिमेंट जो कि ए में है उसके लिए अगर हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई है तो उसको बोलेंगे वन वन। और ऑन टू में हम लोग क्या बोलेंगे, सारे वाई के लिए सारा जो वाई है वो किसी न किसी का इमेज अगर है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ऑन टू। ओके। तो अभी इसके बाद ग्राफ ऑफ फंक्शन है। तो ग्राफ बेसिकली कैसा होता है कि हम लोग जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ हमारा बेसिकली बनेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो हमारे पास दो तरह का है। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक कोई तो भी फंक्शन रहेगा, मान लो एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक्स का वैल्यू वन पुट किया, एक्स का वैल्यू वन पुट किया, तो एफ ऑफ वन क्या मिलेगा हमारे लिए, वन स्क्वायर मिलेगा। तो ये जो एफ ऑफ वन है दैट इज वाई वैल्यू। सो वाई का वैल्यू वन है और एक्स का वैल्यू वन है। तो ये कितना इजी है, बहुत आसान है हमारे लिए पॉइंट बना पाना। ठीक है, और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने टू रख दिया, सो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। सो टू और फोर बना लिया और ये लाइन बना ली। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन में करना कुछ भी नहीं है। मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स के वैल्यूज को पुट करते जाते हैं, मान लो एफ का वैल्यू एक्स का वैल्यू इन जनरल ए पुट कर लिया, सो टू ए प्लस फाइव। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक फंक्शंस। किसके देखेंगे, फंक्शंस के बेसिक टाइप्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं वो क्या है, आर टू आर मतलब रियल टू रियल, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। मतलब डोमेन भी हमारा रियल है और को डोमेन भी हमारा रियल नंबर है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट हमने रियल टू रियल लिया है, या फिर कुछ और रहेगा तो उस फंक्शन में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट दिमाग में आते ही क्या पता चलता है, ऐसा कुछ जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे k लिया है, और k क्या बोला, रियल नंबर है। अभी x का वैल्यू मैं यहाँ पे वन पुट करूँ कि टू पुट करूँ कि थ्री पुट करूँ, ये k कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है जो x का कुछ भी वैल्यू पुट करने के बाद चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर कैसा था, x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज होगा। मान लो मैंने एक फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू। तो x का वैल्यू मैं चाहे वन पुट करूँ, चाहे टू पुट करूँ, चाहे थ्री पुट करूँ, ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, टू ही आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब इसके बाद देख लिया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ये देखो, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि x का वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूं। ठीक है, x का वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूं, मान लो ये वाला है, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, वन पुट कर रहा हूँ। ये वन पुट कर लिया तो ये आ गया वन। ठीक है, तो ये जो वन आ रहा है ये क्या है, y के वैल्यूज है। मान लो यहाँ पे मैंने टू पुट कर लिया, सो
एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा मुझे, एफ ऑफ 2 मिलेगा मुझे 2, और एफ ऑफ 2 क्या है हमारे लिए, y है। सो x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, अगर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। तो अगर ऐसे कुछ मिलता है कि x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही y का वैल्यू मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर फंक्शन। पावर फंक्शन से तुम लोग को समझ में आ रहा है कि जो हमारा फंक्शन होगा उसके पावर में कुछ तो भी होगा। ये देखो फंक्शन लिखा हुआ है और a कोई भी कांस्टेंट है और ये x हमारा वेरिएबल है। ये देखो ये x है, ये x है, मतलब x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के पावर में क्या है, n लिखा हुआ है, इन जनरल n लिखा हुआ है, और n जो है वो कहाँ पर है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर तो तुम लोग को पता ही है, नॉन फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर्स, वो कैसा होता है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। नोट दैट दिस फंक्शन इज अ मल्टीपल ऑफ nth पावर ऑफ x। ओके, तो अभी पावर फंक्शन में हमारे पास दो है, क्या है, एक स्क्वायर फंक्शन है, उसके बाद एक क्यूब फंक्शन। तो अगर जो भी हमारा वेरिएबल है, मतलब हमने क्या लिखा, x पावर 2 लिख दिया, तो ऐसा कुछ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर फंक्शन। ओके, अगर हम लोग को पावर में 3 मिल रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूब फंक्शन। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अभी बेसिकली पॉलिनोमियल कैसा होता है कि मान लो तुम लोगों ने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारे लिए, एक फॉर्मूला है। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारे लिए, क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक इक्वालिटी है। ओके, लेकिन अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन, ओके, तो अगर मैं सिर्फ ये 0 निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन होता है तो ये यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो a0 लिखा हुआ है, अलग करने के लिए a0 लिखा हुआ है, यहाँ पर a0 लिखा हुआ है एंड देन x का पावर n है, फिर x का पावर रिड्यूस होता जाएगा, और फाइनली जब लास्ट वाला टर्म मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, x का पावर 0 होगा। देखो यहाँ पर भी वैसा होता है, बट ये क्या है हमारे लिए, क्वाड्रेटिक है। तो अभी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर 3 टाइप है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो लीनियर में क्या मिलेगा, इस तरह से मिलता है जहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे लीनियर फंक्शन। लेकिन कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन कब मिलेगा हम लोगों को, जब x का मैक्सिमम पावर 1 रहेगा एंड कंडीशन यहाँ पर है a नॉट इक्वल्स टू 0। क्यूबिक फंक्शन में क्या होगा, a का मैक्सिमम पावर 3 है, a के साथ जो मल्टीपल है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, रेडिकल फंक्शन देखते हैं। सो रेडिकल फंक्शन बेसिकली क्या है कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन वो क्या होगा, रूट में होगा, रूट का कुछ ना कुछ तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट n लिखा हुआ है क्योंकि इन जर्नल लिखना पड़ता है। तो n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, उसमें भी हम लोग 1 नहीं लेते, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में देखो क्या लिखा है, ये जो रूट मिलेगा हम लोगों को किसका मिलेगा, स्क्वायर का रूट मिलेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अब भी देखा था कि हम लोग किससे डील कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो रियल है और को डोमेन भी रियल है। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू अगर रूट में नेगेटिव आ गया तो क्या मिलेगा हम लोग को, इमेजिनरी मिलेगा, और इमेजिनरी कहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स में। तो रियल टू रियल डील कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अभी देखो क्यूब रूट फंक्शन में क्या होगा, जो फंक्शन दिया है वो किस में होगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब रूट ऑफ 3। देखो 3 थोड़ा सा छोटा है, बट रूट ऑफ 3 अगर होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं क्यूब रूट। ओके,
और इसके पहले क्या था, ये स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 होता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग लिखते नहीं है। ये रूट हमारा 4 का रूट हो सकता है, 5 का रूट हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम लोग रैशनल फंक्शन देख लेते हैं। रैशनल फंक्शन से तुम लोग को याद आ सकता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता था, p अपॉन q, where p belongs to p and q belongs to integers, okay, and q not equals to 0। तो यहाँ पे फिलहाल ये हमारा रैशनल, तो रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल फंक्शन है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, हमारा जो फंक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। न्यूमरेटर क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन होगा। एंड कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 स्पेसिफाइड किया हुआ है। इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली क्या होने वाला है, फंक्शन कैसे मिलेगा कि कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है। मान लो k को हमने कांस्टेंट बोला तो k के पावर में x हो गया, या k के पावर में 2x हो गया। तो अगर कांस्टेंट के पावर में x मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हम लोगों को लॉग मिल रहा है, देखो y इज इक्वल्स टू लॉग, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यहाँ पे जो a है वो बेस है, और ये x जो है वो लॉगरिथम का नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोगों को किसी फंक्शन में लॉग मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉगरिथम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन में क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन है तो इसका डोमेन आर है, रेंज क्या होता है, -1 to 1 होता है। कॉस, इसका डोमेन आर है और इसका रेंज -1 to 1 होता है। टेन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या है, लिमिटेड है, ओके, +-π/2 के आगे जाएंगे। ओके, और रेंज क्या मिलेगा हम लोग को, रियल नंबर मिलेगा रेंज। ओके, तो अभी हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम्स के फॉर्मूला देख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम्स से रिलेटेड सम्स कर लेंगे। ओके, तो लॉगरिथम के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और आगे भी तुम लोगों को काम आएंगे। ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो फॉर्मूलेस कैसे हैं हमारे पास, फॉर्मूलेस को लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। देखो यहाँ पर ए और बी क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो ये दो टू वे फॉर्मूला है। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो लॉग के पहले 1 मल्टीपल है, उसके अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे भी लॉग के पहले सिर्फ 1 मल्टीपल है। ओके, एंड दोनों का जो बेस है, ये इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये बेस है। दोनों का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं होना चाहिए लॉग के पहले, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, एंड थर्ड दोनों क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा है, फिर भी ये प्लस में है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या मिलेगा, ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अगर 2 की जगह पे 3 रहेगा, मान लो लॉगरिथम बेस एम ए प्लस लॉगरिथम बेस एम बी प्लस लॉगरिथम बेस एम सी, तीनों क्या है, एडिशन में है। तीनों लॉग के पहले सिर्फ 1 के अलावा कुछ मल्टीपल नहीं है, और तीनों प्लस में है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, लॉगरिथम बेस एम ए बी सी। ठीक है, इस तरह से। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये क्या है, a अपॉन बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट लॉ। ठीक है, यहाँ पे कोशेंट लॉ में क्या होता है, अगेन ये लॉग के पहले कुछ मल्टीपल नहीं, 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पर भी लॉग के अलावा 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं होगा लॉग के पहले। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला रहेगा, ये देखो ये, वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, माइनस लॉग एम बेस बी प्लस लॉगरिथम बेस एम ए, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब कैसे मिलेगा, बी अपॉन ए नहीं मिलेगा, याद रखना हमेशा, लॉगरिथम बेस एम बी अपॉन ए नहीं मिलेगा।
जो नेगेटिव रहेगा वही अपॉन में आएगा, चाहे उसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। ओके, इसीलिए ए अपॉन बी। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या दिख रहा है तुम लोग को, एक्सपोनेंट, इसको पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉग बेस है और ये लॉग का नंबर है, ये नंबर का पावर है। तो इस पावर को हम लोग लॉग के पहले लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बाद ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या किया है, लॉग के साथ में जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और जो बेस था उसको डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और इन दोनों का बेस दिख रहा है तुम लोग को, सेम लिख लिया है। हम लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से बेस ले सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी ये देख लेते हैं कैसा होता है कि अगर कोई कांस्टेंट है उसके पावर में लॉग है, और लॉग का जो बेस है उस वो इसके इक्वल है, तो ये नंबर हम लोगों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 2 लॉगरिदम 2 5, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। अगर ये इसके पावर में लॉग है और लॉग का जो वो बेस है वो यही है, तो नंबर हम लोग को डायरेक्टली मिलता है। ठीक है, अभी लॉग ई 1 होता है, याद रखना। ओके, उसके बाद देखो लॉग ए इज इक्वल्स टू 1, तो ए क्या है, इन जर्नल है। ये ए की जगह पे क्या हो सकता है, लॉग 2 हो सकता है। ओके, 1 आएगा, लॉग 3 हो सकता है, लॉग 4 हो सकता है, लॉग 5 हो सकता है, लॉग 100 हो सकता है। बट हमेशा याद रखना ये 1 और 1 नहीं होंगे। अगर 1 और 1 की, अभी ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैंने बोला कि ये दोनों अगर सेम रहेंगे तो आंसर 1 आएगा, बट 1 और 1 कभी भी देखने नहीं मिलता है। ठीक है, तो 2 के बाद आएंगे, मीन्स 2 और 2, 3 और 3। अभी यहाँ पे देख लो क्या है ये, बेस कुछ भी रहने दो, अगर यहाँ पर 1 है तो आंसर 0 आएगा। मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लॉग बेस 100 और यहाँ पे 1 लिखा है, तभी भी 0 आएगा। लॉग बेस 50 है यहाँ पे और 1 है, तभी भी 0 आएगा। लॉग 1 और 1 नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तो लॉग 1 और 1 0 आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसी चीज हम लोगों को मिलेगी ही नहीं। अभी इसके बाद ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी 2 वे है। यहाँ पे देखो लॉग के पहले 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं है, लॉग के पहले 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं है, दोनों का बेस सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में एक लॉगरिदम है, राइट साइड में एक लॉगरिदम है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब लॉग के पहले 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल नहीं है दोनों साइड में, और दोनों का बेस भी सेम है, ओके, और दोनों का साइन सेम है, तो क्या मिलता है, ये नंबर इक्वल्स टू ये नंबर। ठीक है, वैसे ही ग्रेटर देन में क्या होगा, सारी कंडीशन सेम रहेगी, खाली ए ग्रेटर देन बी मिलेगा। लेस देन में क्या होगा, सारी कंडीशन जैसे 1 लॉग के पहले, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, और दोनों का सेम साइन होना चाहिए, और यहाँ पर लॉग के पहले 1, तो क्या मिलेगा, ए इज लेस देन बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। सो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है, और उससे कनेक्टेड ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये कैसा है, ये 2 वे कंडीशन है। ठीक है, 2 वे क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर एक्सपोनेंशियल दिया है तो मैं इसको लॉगरिथमिक में लिख सकता हूँ, लॉगरिथमिक दिया है तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिख सकता हूँ। अभी मान लो इसको अगर शॉर्ट में लिखना है एक्सपोनेंशियल, तो कैसा होगा कि लॉग के साथ में जो भी है उसको एक साइड में लिख लेंगे, तो लॉग के साइड में m है, लॉग के साथ में m है, तो m को एक साइड में लिख लिया। अभी इस a को उधर लेके जाएंगे और ये जो x है वो a का पावर बन जाएगा, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का। और अगर इसको हम लोग को क्या करना है, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखो जिस नंबर का पावर है उसको एक साइड में लिख लेंगे, पावर मतलब पावर में नहीं, बेसिकली डायरेक्टली न्यूमरेटर में इसको लिख लिया। अभी ये a जो राइट साइड में जाएगा और क्या मिलेगा, लॉगरिथम बेस a है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अभी सम्स देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हम लोगों को क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तो पहले डायरेक्ट सॉल्व किया है और फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व किया है। तो देखो हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ये 5 2 के पावर में 5 है, तो वो 5 लिख लिया लेफ्ट साइड में। अभी ये 2 राइट साइड में जाएगा
log 2 मिलेगा और ये नंबर लिख लिया, तो ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी मान लो बी वाला सम ले लेते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम लोग को अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो समझ में आ जाए। ये देखो ये लिखा, अगर डायरेक्टली लिखना रहेगा तो यही आंसर आएगा, बट अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो कैसे करना होगा कि जिस भी नंबर का पावर जो भी हो, तो जिस भी नंबर का पावर हो उसी का बेस हम लोगों को दोनों साइड में लेना है। अभी ये कैसे होगा, अभी ये याद है तुम लोगों को, हम लोगों ने क्या बोला था, इफ लॉगरिथम लॉगरिथम एम ए इज इक्वल्स टू लॉगरिथम एम बी देन ए इज इक्वल्स टू बी। सो अगर ए बी है तो दोनों साइड में सेम लॉगरिथम हम लोग ले सकते हैं, तो वही किया है हमने यहाँ पर, दोनों साइड में सेम बेस का लॉग लिया हुआ है। तो ये देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करेंगे, ये जीरो को आगे लेकर आएंगे, ठीक है, तो जीरो आगे आ गया, ये लॉग 54, ये जो बेस है 54 और ये 54 नंबर है, इसको एज इट इज रखा है। अभी देखो हमने क्या बोला था, लॉग ए कितना होता है, 1 होता है, मीन्स 54 सेम है, इधर आ गया 1, 1 0 को मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया। अभी देख लो मिल गया हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, इसके बाद ये सम है एक्सपोनेंशियल का, इसको डायरेक्टली हमने लिखा है। अभी डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 3/2 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पे राइट साइड में आके लॉग का बेस बन जाएगा और ये 27 है उसका नंबर, ठीक है। अभी आगे का सम देख लेते हैं, सम क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैंने 3 सम कराया था, ए बी एंड सी, सॉरी ए बी एंड डी, तो बाकी के जो बचे सम्स हैं सी ई एफ जी एच और आई, बहुत इजी है, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, कर लेना। ओके, तो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किस में, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में। तो ये देखो पहला वाला सम ले लिया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि ये जो बेस है वो इधर जाके क्या मिलेगा, 2 पावर 6 हो जाएगा, 64, हमेशा याद रखना ये और ये इक्वल मिलेंगे, चाहो तो कर लो, 2 पावर 6 64 ही होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे बी लिखा है, सॉरी ये सी का आंसर है, तो सी में हम लोग ने ये सम लिख लिया और हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो अगर लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और उसको स्टेप बाय स्टेप में करना है, तो देखो जिस साइड में लॉग है उसके अपोजिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे जो 1 मल्टीपल है 1 की जगह पे हमने लॉग बेस 10 लिया है। अभी यहाँ पे बेस 10 था इसीलिए हमने ये बेस 10 लिया है, और ये 10 तो पता ही है तुमको क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों अगर सेम होगा तो 1 की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी इसके बाद एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, ये इसके पावर में आ जाएगा, देखो -3 आ गया। अभी देखो हम लोगों ने वो देखा था कि एक लेफ्ट और राइट साइड में अगर लॉगरिथम है तो 1 के अलावा कुछ मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नहीं मल्टीपल है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, हाँ है, और दोनों का साइन सेम होना चाहिए, है, तो क्या होगा, ये इक्वल्स टू ये मिलेगा, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। एक और सम ले लेते हैं डी, यहाँ पे लॉगरिथम 2 8 इज इक्वल्स टू 3, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो रॉन्ग है, ओके, जो डी वाला है वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 2 का पावर बन जाएगा, सो इस तरह से, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतने ही सम्स रहने देते हैं, और जो भी सम्स हमने सॉल्व किए हैं और जो भी फंक्शंस देखे हैं, ये सारी चीजें तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे तुम लोग क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें तुम लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।